बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आधुनिक हिंदी निबंधकार विषय से संबंधित अध्याय हम कर रहे हैं। यह अध्याय एक विस्तृत श्रृंखलापरक अध्ययन के रूप में मैं आयोजित कर रहा हूं और उसका कारण मैंने आपको कई बार बता दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके कोर्स में केवल निबंधकारों से संबंधित ही पुस्तक लगी हुई है और आधुनिक हिंदी निबंधकार से संबंधित किसी भी निबंधकार से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरे निबंध से संबंधित जो अंतिम प्रश्न पत्र है जिसमें विभिन्न विषयों पर निबंध आते हैं, उसमें एक निबंध आपको करना होता है। उस निबंध में भी यह इस प्रकार का टॉपिक आ सकता है। तो उस कड़ी में आज हम भाग 4 के अंतर्गत जो और आधुनिक निबंधकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी जी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा की थी। आज हम आगे के निबंधकारों में सर्वप्रथम हम प्रेमचंद जी को लेते हैं। प्रेमचंद जी प्रगतिशील लेखक, उपन्यासकार और कथाकार होने के साथ साथ एक निबंधकार भी थे। हालांकि इस बात को ध्यान में रखें कि उनकी जो ख्याति है वह एक कहानी और उपन्यासकार के रूप में ही अधिक रही है। उनके जो निबंध संग्रह हैं वे कुछ विचार में संकलित हैं, जिसमें वे चिंतन लिए हुए हैं और सरल और सहज अभिव्यक्ति से वे समन्वित हैं। साहित्य की जो मूल या बुनियादी समस्याएं उस पर उन्होंने निबंध लिखे। प्रेमचंद का भाषा पर पूर्ण अधिकार था, लेकिन चूंकि शुरू में वे उर्दू में लिखते थे, अतः उनके निबंधों में भी अरबी और फारसी के शब्दों की बहुलता है। हिंदी और उर्दू मुहावरों का प्रयोग प्रेमचंद जी ने काफ़ी किया है। व्याकरण सम्मत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग भी प्रेमचंद जी के निबंधों में हमें मिलता है। उनकी शैली सरल, सुबोध और व्यंग्यात्मक मिलती है और कहीं कहीं हमें विवरणात्मक शैली के दर्शन भी प्रेमचंद जी के निबंधों में होता है। अगले जो हमारे निबंधकार हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद कवि, नाटककार, कथाकार, आलोचक होने के साथ साथ एक प्रमुख निबंधकार के रूप में भी हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति रही है। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने काव्य कला तथा अन्य निबंध महत्वपूर्ण संकलन है उनके। प्रसाद जी सामान्यतः कवि थे, अतः उनके निबंधों में भी भाववादी और स्वच्छंदवादी जो चिंतन है वही झलकता है। निबंध में जो दार्शनिक चिंतन प्रधान जो शैली या जो विचार तत्व है वह अधिक देखने को मिलते हैं। इसी कारण से जिस प्रकार उनकी कविता और नाटक में तत्सम शब्दों की बहुलता, संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुत ज़्यादा बहुलता, वैसे ही निबंध में भी उनके तत्सम शब्दावली का प्रयोग ही अधिक हुआ है। इस कारण से वे निबंध कठिन और दुरूह की श्रेणी में आ जाते हैं। अधिकांश आलोचकों ने उसमें क्लिष्टता ही अधिक नजर आती है। उनकी शैली सामान्यतः साहित्यिक, परिष्कृत और धारावाहिक है, जिसमें उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप भी देखने को मिलती है। बाबू गुलाब राय अगले निबंधकारों में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके निबंध अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक और संस्मरणात्मक निबंध के क्षेत्र में अधिक उनकी ख्याति रही है। बाबू गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तिकता, अनुभूति, गहनता और शैली की जो सुबोधता है वह अधिक मिलती है। विचारों की मौलिकता के साथ साथ उनके निबंधों में भावात्मक और विवरणात्मक कोटि के निबंध भी मिल जाते हैं। भावात्मक निबंधों में बुद्धि की अपेक्षा उन्होंने हृदय से अधिक काम लिया और विवरणात्मक निबंधों में कथाओं, घटनाओं और यात्राओं का वर्णन किया। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य में ललित कोटि के निबंधकारों में भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनके निबंधों में आत्मव्यंजक शैली के अधिक तत्व मिलता है। उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी रही, जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली भी नजर आती है और दार्शनिक और गंभीर विषयों के प्रतिपादन में उनकी भाषा जरूर कहीं कहीं कठिन है, किंतु सामान्यतः उनके निबंधों की भाषा एक आत्मीयतापूर्ण लिए हुए नजर आती है, जिसमें सरलता, सुबोधता और प्रवाह के साथ साथ सामान्य जो जनमानस में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है उसका प्रयोग वे अधिक करते हैं। इस कारण से सजीवता आ गई है। बाबू जी की शैली व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक अधिक है। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी के अन्य प्रसिद्ध निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात हिंदी में यदि सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में हम उनकी गिनती करें तो या उनकी परंपरा के अंतर्गत जिन निबंधकारों में माने तो डॉक्टर नगेंद्र का नाम नंबर 1 पर माना जाता है। हिंदी के आधुनिक रसवादी आलोचक के रूप में
उनकी जो प्रतिष्ठा है उस कारण से, उसका कारण यह है कि डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंधों में जो एक आलोचनात्मक शैली मिलती है, वैसी शैली हमें आचार्य शुक्ल में ही देखने को मिलती है। उनमें बौद्धिक सूक्ष्मता और विश्लेषण की जो प्रवृत्ति है वह शुक्ल जी जैसी ही है। अधिकांश निबंध विचारात्मक हैं, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय, तुलनात्मक और आलोचनात्मक शैली में उन्होंने निबंध लिखे। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर नगेंद्र की जो भाषा है वो बहुत शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया। डॉक्टर नगेंद्र की शैली विवेचनात्मक, विचारात्मक और तर्कपूर्ण है, और विवेचनात्मक शैली में गंभीर विषयों के निबंध उपलब्ध होते हैं। इनके वाक्य लंबे, सामासिक और प्रभावशाली हैं। विषयों की स्पष्टता हेतु डॉक्टर नगेंद्र ने तुलनात्मक और व्याख्यात्मक शैली जो निबंधों के क्षेत्र में अपनाई थी, या एक प्रकार से कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, उसमें उनकी बहुत ख्याति मिली उनको। और विचारात्मक शैली की बात में उनके कई कई निबंधों में भावुकता भी बहुत दृष्ट हुए जान पड़ती है। अगले निबंधकार हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी में सौष्ठववादी आलोचना के प्रतिष्ठापक हैं और प्रवर्तक के रूप में हैं। पूर्व में मैंने विवेचन किया कि आचार्य शुक्ल की परंपरा को आगे बढ़ाने में जो योगदान नगेंद्र का है, वही योगदान आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का है। उन्होंने ये शुक्लोत्तर हिंदी समीक्षा निबंध के क्षेत्र में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने जो जमीन हिंदी साहित्य को प्रदान की, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। अपने जिन नैतिक एवं लोकवादी आग्रहों के कारण शुक्ल जी हिंदी की नई काव्य धारा, विशेष रूप से उन्होंने जिस छायावाद का जो समुचित मूल्यांकन किया, वह हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी देन है। क्योंकि छायावाद का एक समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया, उसके बारे में तरह तरह की भ्रामक और मिथ्यात्मक धारणाएं भी हिंदी साहित्य में प्रचलित हो गई थी। उन्होंने छायावाद को एक नए सिरे से परिभाषित किया, उसको रेखांकित करते हुए छायावाद के संपूर्ण गौरव को प्रतिष्ठापित किया। अपने निबंधों के माध्यम से आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने हिंदी में स्वतंत्र जो आलोचनात्मक शैली है निबंधों की वह मिलती है। उसमें निबंधों का संकलन भी उनका हम ज़्यादातर यही देख सकते हैं, जिसमें वे समीक्षा के क्षेत्र में उनकी जो कृतियां हैं, जैसे हिंदी साहित्य 20वीं सदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, महाकवि सूरदास, कवि निराला, इन सब कृतियों में जो उनके निबंधात्मक जो विवेचन मिलता है, आलोचनात्मक जो विवेचन मिलता है, उसमें वाजपेयी जी ने समालोचना के क्षेत्र में तो एक नए प्रतिमान स्थापित किए ही, साथ ही नए और पुराने कवियों के प्रति किसी प्रकार का आग्रह और पूर्वाग्रह जो थे उसको भी दूर किया हिंदी साहित्य में, और सभी कवियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित करने का एक प्रशंसनीय काम आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। महादेवी वर्मा के जो निबंध हैं वह तत्कालीन युगीन जो काव्य प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक मतवाद हैं, उनसे काफ़ी हद तक प्रभावित है। महादेवी का जो गद्य लेखन है वह जरूर थोड़ा सरल सुबोध है, क्योंकि सामान्यतः उनके जो काव्य है वह उतना सरल और सुबोध नहीं है जितना हमें निबंध में सरलता देखने को मिलती है। हालांकि उनके निबंधों में अलंकरण की प्रवृत्ति तो मिलती है, किंतु लाक्षणिक और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग जो उन्होंने किया उसमें सामान्यतः उनका पाठक उनके निबंधों को समझ जाता है। हिंदी में अगले जो निबंधकार हैं वे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में प्रगतिशील समीक्षकों में सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में गिने जाते हैं। प्रगतिशील से आशय है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य को समझकर और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य शास्त्र के प्रश्नों का समाधान और अनेक जो मत हैं उन सब मतों के बारे में तरह तरह के आग्रह और पूर्वाग्रह हैं उनको समन्वित करते हुए एक निष्कर्ष जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंधों में दिया है वह हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की शैली में एक विशेष प्रकार की जो वाक विदग्धता है वह देखने को मिलती है। इन्होंने अपने निबंधों में हिंदी के पुराने व नए साहित्य को पूरी तरीके से प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और निबंध भी उसमें अछूते नहीं रहे। अगले निबंधकार हैं अज्ञेय। अज्ञेय के निबंधों में सामान्यतः जो परिनिष्ठित शब्दावली मिलती है उस परिनिष्ठित शब्दावली के कारण उनके निबंध हैं वह सामान्य पाठक से थोड़ा सा इतर हो जाते हैं।
आगे के जो साहित्यिक निबंध हैं, त्रिशंकु, आत्महीन पद, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, लिख लिख कागज कोरे, इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यह आप सबको ध्यान ही है कि अज्ञेय ने प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय और प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत और उसको आगे बढ़ाने में जिन कवियों को साथ लेकर के वे बढ़े थे, उसको प्रतिष्ठा उन्होंने निबंध के माध्यम से ही की थी। अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने प्रयोगशील नई कविता की प्रतिष्ठा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले जो निबंधकार हैं वे हैं जैनेन्द्र। हिंदी में जैनेन्द्र का जो योगदान है वह दार्शनिक चिंतन और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर उनके साहित्य को देखने का। निबंध भी उसमें अछूते नहीं हैं। अज्ञेय की जो भी कहानियाँ मिलती हैं उसमें सामान्यतः हमें एक दार्शनिक जो चिंतन मिलता है वह उनके निबंधों में भी झलकता है। उनके निबंधों में भाषा तो खड़ी बोली है, लेकिन उसमें व्याकरण जो संपन्नता है उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैनेन्द्र के जो भी निबंध हैं, विशेष रूप से मैं कुछ निबंध संग्रहों के नाम बताऊं, जैसे जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच, विचार, प्रस्तुत, प्रश्न, समय और हम, इन सब निबंधों में उनके गांधी दर्शन का प्रभाव या गांधी दर्शन से संपन्न हम निबंध मान सकते हैं, जिसमें भारतीय दर्शन, धर्म, तथ्य और अध्यात्म का यथेष्ट प्रभाव है। और साथ ही उन निबंधों में एक अंतर्द्वंद, मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता और सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और विचारात्मकता के साथ साथ उनके निबंधों की एक विशेष बात है कि जिसमें उन्होंने परंपरागत शैली से विमुख होकर एक मौलिक और नवीन शैली का जो प्रयोग है वह उनके निबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। अगले जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, दो तीन उनके मैं संक्षेप में चर्चा करके इस अध्याय को समाप्त करूंगा। एक हैं विद्यानिवास मिश्र और दूसरे हैं मुक्तिबोध। विद्यानिवास मिश्र हिंदी निबंधकारों में विशेष रूप से ललित निबंध परंपरा को शुरू करना, उसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वह विद्यानिवास मिश्र को ही है। उनके जो अधिकांश विचारात्मक और व्यक्तिवंचक जो निबंध हैं, जिसमें अनुभूति की संपदा, सांस्कृतिक बोध और लोकमानस, गंभीर मनन और काव्यात्मक चित्र जो हैं वह उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन करने के कारण से विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में एक मनोरंजकता, रोचकता और गंभीरता, तीनों ही तत्व बराबर देखने को मिलते हैं। उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं, तुम चंदन हम पानी और चितवन की छा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण उनके निबंध संग्रह हैं। विद्यानिवास मिश्र के जो अधिकांश निबंध हैं जिसमें सांस्कृतिक बोध और लोकमानस का गंभीर चिंतन हमें देखने को मिलता है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मुक्तिबोध वैसे सामान्यतः कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध रही हैं, किंतु मार्क्सवादी आलोचना के दृष्टिकोण से उन्होंने जो अपने निबंध संग्रह लिखे और उन निबंध संग्रहों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध उनका जो निबंध संग्रह वह है एक साहित्यिक की डायरी और नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये दोनों उनके जो संग्रह है वो काफ़ी विचारात्मक निबंध संग्रह हैं, जिसमें भाषा परिमार्जित और परिनिष्ठित है। परिणामतः प्रांजलता और आत्मव्यंजक शैली, प्रवाहकता, परिनिष्ठित वाक्य विन्यास, प्रचलित शब्दावली, इन सब का प्रयोग करने में मुक्तिबोध सिद्धहस्त थे। अंतिम कड़ी के रूप में हम लेंगे हरिशंकर परसाई जी को। इसका कारण यह है कि हिंदी में हास्य व्यंग्य की धारा को न केवल श्री गणेश करना, वरन उसको प्रतिष्ठित करना और उसके पश्चात में उस परंपरा को आगे बढ़ाने में जो योगदान शरद जोशी या अन्य जिन लेखकों का है, उसकी शुरुआत हरिशंकर परसाई जी के द्वारा ही की गई। परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य के लेखन को एक नई दिशा ही प्रदान की निबंध के माध्यम से। तो उनके जो प्रमुख कई निबंध तो सामान्यतः केवल एक साहित्य के व्यक्ति को ही नहीं, एक जो विद्यार्थी है उसके द्वारा भी बहुत पसंद किए गए। जैसे भोला राम का जीव, एक सामान्यतः सभी विद्यार्थी इस निबंध को बहुत पसंद करते हैं। परसाई जी की जो भाषा है वो परिमार्जित और बोधगम्य है।
मैंने केवल एक निबंध का उदाहरण दिया है। बहुत से उनके निबंध हैं जिसमें उन्होंने राजनीति, साहित्य, भ्रष्टाचार, पाखंड, इन सब विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे और उनके निबंध ललित निबंध की कोटि में भी आते हैं। तो विषयगत प्रगतिशीलता से युक्त वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं पर भी अपने निबंधों के माध्यम से सशक्त प्रहार करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके निबंधों की जो भाषा है वह एक अखबारी भाषा के मध्य जो अंतर है उसे पाटती है। एक विश्लेषणात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी का कोई सानी नहीं है। तो हमारा ये जो अध्याय है उस अध्याय में मैंने आपको निबंध का प्रादुर्भाव, पाश्चात्य जगत में निबंध जो है उसकी क्या परिस्थिति स्थिति रही है, भारत में निबंध भारतेंदु युग से पूर्व किस तरह किसने किसके द्वारा शुरू किए गए, और उसके पश्चात हिंदी निबंध का जो प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से पूर्व हुआ, उसके पश्चात भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और स्वातंत्र्योत्तर निबंध साहित्य में जो प्रमुख निबंधकार हैं सबकी चर्चा मैंने कर दी है। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो बहुत आसानी से आपको आपका उत्तर सटीक तरीके से आप लिख सकते हैं। पुनः आप इन चारों अध्याय को, व्याख्यान को अच्छे तरीके से सुने और उनके नोट्स भी तैयार करें।